स्लाइड में शेयर करती हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि दिखाई दे रही है कि नहीं। ओके, दिख रही है सभी को? जी मैम। तो कल हमने अपने न्यूट्रिशन के बारे में समझा था, बैलेंस डाइट के बारे में समझा था, विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्यों इम्पोर्टेंस है उनका, हमारे जो है खान पान का हमारी बॉडी के ऊपर के क्या बेनिफिट्स हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हमारा सोशल बेनिफिट्स भी हमने उनके बारे में पढ़ा था। और एनर्जी चाहिए होती है तो हमारे जो खाने के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे को बहुत जरूरी होते हैं, उन्हीं से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो वो दो प्रकार के हम उनको समझते हैं, क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और मोनो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, मैक्रो कम मात्रा में चाहिए होती है लेकिन उनकी भी इम्पोर्टेंस उतनी ही होती है। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें कम मात्रा में चाहिए, पर वो भी हमारे को बहुत हमारे शरीर के फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि जैसे चावल जो है ना, फूड लाइक राइस, उसमें कितना होता है, लगभग कार्बोहाइड्रेट 78% होते हैं, प्रोटीन उसमें 6.8 ग्राम परसेंट होता है, 0.5% फैट उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो उसमें सिर्फ जो है विटामिन B1 ही होगा, कितना है, 0.06 मिलीग्राम, है ना, या 10 मिलीग्राम कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, बहुत कम मात्रा में है, मिलीग्राम में है, ग्राम के वनस्पत, लेकिन उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो न्यूट्रिएंट्स भी हमें बहुत ही हेल्प करते हैं, वो भी हमारे कुछ बॉडी की फंक्शनिंग के लिए मदद करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पालक जो है, पालक में 92% जो है लगभग हमारा जो है पानी ही होता है ना, लेकिन विटामिन सी उसमें 28 जो है प्रतिशत होता है, तो विटामिन सी कम मात्रा में है लेकिन वो भी बहुत यहाँ पर उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जो ज्यादा मात्रा में चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी जो भी है जो हमारी उनकी जरूरी बनी रहनी चाहिए हमारे शरीर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। हमारा सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें पौधों से मिलते हैं, क्योंकि हमारा खान पान जो है यूजुअली हम कहाँ से लेते हैं, अपने पौधों से, या हम दूसरे एनिमल से भी लेते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्लांट से ही मिलते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम इसको आसानी से पचा लेते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको पचाया जाता है, फिर जो है ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हमारे बॉडी से करती है और हमारे ब्लड के अंदर फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर ये जो है हमारे को ऊर्जा बनाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, जब ये इजीली, जब इसको एक तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है, प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का, उसमें ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक तरह से, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, तो जो कि हमारे लिए मेन फ्यूल हमारा जो शरीर में काम करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट। इसके बिना हमारे शरीर में एनर्जी जो है बाकी चीजों को देती है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा हमें मिलती है। तो जैसे जैसे हम जो बड़े हो जाते हैं हमें ऊर्जा की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। हमारी मेनली जो डाइट जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है, और असल में इसका क्या है कि ये इजीली मिल जाता है, इसको रखना आसान है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी इजी हो जाता है, सस्ता पड़ता है, खराब नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा चावल है, गेहूं है, रख ले होता है ना, आप आराम से अपने घर में स्टोर करके रख लेते हैं हम लोग, काफी समय तक खराब भी नहीं होता है। तो इन्हीं गुणों की वजह से हम लोग इसको अपनी डाइट में ज्यादा महत्वता देते हैं कि हमें ये एनर्जी दे देता है, मेजर पार्ट। और हमारे जो
जो बहुत ज्यादा अपने खान पान पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो ये तो अति उत्तम साधन है कि उनको इतनी एनर्जी जो चाहिए वो इनसे ही पूरी हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर बेसिकली हमारा जो बना हुआ होता है वो शुगर और स्टार्च, हम इनको बोल के चलते हैं। तो यहाँ पर है कि हमारे आहार में हर खाद्य पदार्थ में कुछ मात्रा में कार्बोज मतलब हमारे कार्बोहाइड्रेट जरूर पाया जाता है। हमारे भोजन का सबसे ज्यादा हिस्सा मैंने अभी ये बताया होता है। तो कहाँ से हमें मिलता है? गेहूं, चावल, अनाज जो भी होते हैं, ठीक है ना। फलों में भी होता है, आलू जैसे सबको पता ही है, शहद वगैरह में भी हमारे प्राकृतिक रूप से मिलता है। और जो हम चीजें चीनी मिला के जो बनाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम है, चाय कॉफी वगैरह है, तो उसमें भी ये फिर चीनी के वजह से उसमें भी हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बड़े ही जटिल होते हैं जिनको कि हमारा शरीर हमें उनको पचा नहीं पाता है। काफी तो पचा लेता है लेकिन काफी नहीं पचा पाता, तो उनको पहले पकाना भी पड़ता है। उनको प्राकृतिक रूप से मतलब जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम सिंपल में करते हैं ताकि हम उसको फिर अपने बॉडी के यूटिलाइजेशन में लेके आए। तो कितने प्रकार के हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आगे की स्लाइड में है शायद। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, स्लाइड में लिखा नहीं है। तो हमारे जो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, जो कि शुगर की ही फॉर्म होती है। खाली चीनी में ही नहीं होते ये, और भी जैसे अनाजों में भी होते हैं। तो सबसे सिंपल वाली जो शुगर हमारी होती है वो हमारा मोनोसेकेराइड होती है, जो कि हमारा सबसे उसको और ज्यादा आसानी से वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी उसमें। फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है जिसको डाइसेकेराइड बोलते हैं, जो कि हमारा टेबल शुगर, जो लैक्टोज जो हमारा होता है, मिल्क शुगर होती है, माल्टोज होती है, ये हमारे कुछ फलों वगैरह से भी मिलती है। तो ये जो होती है ये कई बार इसको भी इजी उसमें करना पड़ता है डाई से पॉली में, और फिर वो हमें मिल जाती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाली होती है पॉलीसेकेराइड, जिसमें ना चेन्स होती है एक्चुअली। ये इसमें मैं बता नहीं पाऊंगी अभी बिना पिक्चर के। कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, तो उसको छोटे जैसे लड़ियां हैं, आपस में कई सारी लड़ियां उलझी हुई होंगी। सिंपल लड़ी को तो आप अकेले से लपेट लोगे ना, तो इसी तरह से है। कॉम्प्लेक्स वाली जो बहुत सारी लड़ियों का समूह होता है, उनको बहुत महीन उसमें करना पड़ता है। तो वो कॉम्प्लेक्स वाली बेसिकली सेल्यूलोज वगैरह जो होते हैं, हम आपने देखा होगा ना कि फल वगैरह तो हम एकदम खा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जियां या कुछ जैसे पालक ही आप डायरेक्ट नहीं चबा सकते हो। उसको हमें उसको चेंज करना पड़ता है ताकि हमारा शरीर जो है उसको आसानी से पचा सके। तो ये जो प्रोसेस हमारा डाइजेशन के माध्यम से होता है। और स्टार्च जो होता है बेसिकली वो भी हमारे कुछ अनाजों में प्रेजेंट होता है, जैसे आलू वगैरह है, अरबी वगैरह है ना। तो वो भी हमारे शरीर को जो है कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स होता है। ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, काम तो हमें पहले भी इसके बारे में देखा था कि इसका बेसिकली क्या है, एनर्जी देता है ये हमारे शरीर को। और जब हमारे शरीर में जो है जो प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी मेनली फॉर द बॉडी बिल्डिंग, लेकिन जब प्रोटीन की कमी होती है, मतलब जब वो वहां पे बॉडी की ग्रोथ में होते हैं, तो उनका जो है ये भी जो है मदद करते हैं, और प्रोटीन की हेल्प करते हैं कि वो भी एनर्जी बनाने में मदद करे। जब कई बारी बहुत ज्यादा, मैंने बताया था ना कि जब हमें खाने पीने में कुछ कमी हो जाती है, तो प्रोटीन जो काम करते हैं वहां पे फिर इनका भी जो है उसमें ये मदद करता है बॉडी बिल्डिंग में। फिर उनका हेल्प करता है। एंड उसके बाद हमारे को जो फैट यूटिलाइजिंग एक्शन है, तो कई जगह पे जहां पर हमारा जो फैट जो होता है उसको हमारे शरीर के अंदर आसानी से जो है हम उसको उस फैट को तोड़ने में ये हमारी मदद करता है, और हम उसको पचा पाए, तो ये इस तरह से हमारी मदद करता है। और किसी भी चीज के स्वाद को बढ़ाना भी इसका काम है, जैसे कि चीनी है ना, चीनी, शहद, गुड़ है, इन सब में ये होता है जो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है ग्लूकोज, जिससे कि हमारा स्वाद जो है बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये हमारे खाने में भी मदद करता है क्योंकि इसके अंदर रेशा बहुत होता है।
तो रेशा क्यों होता है, हमारे फाइबर क्यों चाहिए, तो हमारे जो बॉडी से वेस्ट जो भी होता है, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी अब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बाहर निकालने में रेशा बहुत मदद करता है। तो हम जब भी बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जो है बिना छिले आप फल फ्रूट खाओ, या अनाज जो भी हम खाते हैं ना, हम उसको क्या करते हैं, छान लेते हैं, चोकर स्पेशली आपने सुना होगा। तो वो चोकर हमारे खाने में जाना चाहिए। वो जो छिलका है वो फाइबर होता है, रफेज होता है, जो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। और वो कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो है हमारे मेनली क्या करता है, सबसे पहले शक्ति देता है। शक्ति देता है तो प्रोटीन भी शक्ति देता है, लेकिन ज्यादातर ये शक्ति देते हैं तो प्रोटीन को अपना काम अच्छे से करने देता है। तो ये उसकी मदद करता है प्रोटीन में, जैसे अभी हमने बात करी थी कि वो अपना काम अच्छे से करे। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में ठीक से नहीं होंगे तो प्रोटीन फिर हमें एनर्जी देने में लग जाएगा। लेकिन मेन प्रोटीन का क्या काम है, हमारे बॉडी की ग्रोथ में, रिपेयरिंग में काम करता है। तो इसमें वो उसकी मदद करता है प्रोटीन की, वो हमारी मदद उसमें ऊर्जा करने की बजाय वो हमारा शरीर की वृद्धि में मदद करे। अभी हमने बात की थी वसा की उपयोगिता के लिए, कि वो उसका हमारे शरीर में उपयोग बढ़ जाए। फैट को जो है उसको तोड़ने में मदद करता है, ताकि हमारी बॉडी उसको आराम से यूटिलाइज कर सके। स्वाद बढ़ाता है, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से करता है, क्योंकि रेशा होता है इसमें। अब मिलता कहाँ कहाँ से है, ये तो अभी हम बात कर ही रहे थे, बहुत सारे हैं। तो सबसे सस्ता है, आसानी से पच जाने वाला है, रखना आसान है, खराब नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लिए इसकी आसानी रहती है। तो कहाँ किन से पाया जाता है, साबुत अनाज। साबुत अनाज क्या होते हैं हमारे, जैसे कि गेहूं है, चावल है, रागी है, बाजरा है, मक्का है ना। ये सारे जो अनाज होते हैं यहाँ पर मिलता है। दालों में भी मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, यहाँ देखो ये स्पेसिफिकली है कि हरी पत्तेदार सब्जियां सेलुलोज के रूप में यहाँ पर हमारे को ये मिलता है, और फलों में, जिसमें कि हमारे फाइबर्स भी बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो मैंने अभी बताया था, शक्कर जो होती है, शुगर जो होती है, शक्कर, चीनी, शहद, गुड़ वगैरह जो हम सब होता है, इसके अंदर भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अनाज हो गई, दालें हो गई, जो भी जड़ और कंद है, तो जैसे कि हमारे आलू, कचालू, रतालू है, शकरकंदी है ना, जिमीकंद है, ये सारे हमारे इनके कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत हैं। कुछ फलों में भी पाया जाता है, जैसे कि केला है, आम, अनानास, अंगूर, इनमें भी हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा में पाई जाती है। अगर इनकी कमी होगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब कमी होगी तो क्या होगा, हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा जब नहीं मिलेगी तो हमारे बाकी के जो सोर्सेज होते हैं, प्रोटीन है, वसा है, ये हमारे को मदद करेंगे। जब प्रोटीन और वसा उनका काम जो होगा बट जाएगा, वो ऊर्जा देने लगेंगे, तो जो उनका काम मुख्य रूप से है वो नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर जो है क्या होगा, अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। या तो ग्रोथ नहीं होगी, ऊर्जा मिलती रहेगी तो, है ना, और बाकी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोस की कमी से मनुष्य को काम करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, कोई भी काम करने में हम लोग बहुत ही अक्सर जो हमें लगेगा कि बहुत एक्सर्शन फील कर रहे हैं। और अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कार्बोस की अधिकता, भोजन में कार्बोस की मात्रा का ज्यादा होगी, तो क्या होगा, जो हमारा ये एक्स्ट्रा जो है वो फैट के में चेंज होकर हमारी बॉडी पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा वसा के रूप में, जब ये एक्स्ट्रा होता है। तो उससे क्या होगा, हमारे को मोटापा हो जाएगा, है ना। अगर ज्यादा ही कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाते रहेंगे, रोटी ज्यादा खाएंगे, चावल बहुत ज्यादा खाएंगे, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में और मोटापा होगा। और जब मोटापा होता है तो वो कई बीमारियों को न्योता देता है, जैसे कि है दिल के रोग हैं, हाई बीपी है, जो कि उच्चतम रक्तचाप होता है, डायबिटीज है, मधुमेह है, तो उनके चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। ओके, तो अभी मैं जैसे बता रही थी कि हमारे सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये एक तरह की चेन होती है। जो ये चेन होती है, हमारे कुछ ये केमिकल फॉर्मूला एक्चुअली होते हैं, वो होते हैं जिसमें कि हमारी जो चेन बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन मॉलिक्यूल्स मिलकर ना चेन बनाते हैं, जिसमें कि अलग अलग रहते हैं। जैसे कि हमारा कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के भी 6, तो ये मिलके ना आपस में चेन बना लेते हैं। तो
अगर ये सबसे सिंपल का है, ज्यादा होंगे तो मोनो डाई बन जाएंगे, और से ज्यादा होंगे तो हमारे पॉली बन जाएंगे। फिर ये एक चेन कई सारी होगी, तो सिंपलेस्ट वाली होती है हमारी जो कि C6H12O6, मतलब कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, जिसको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। सिंपल वाली होती है, इसको हमारी शरीर बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेता है, इसको तोड़ना बहुत इजी है। तो कहाँ कहाँ मिलती है, वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। आप सभी को पता है ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। कोई भी खाना होता है, हम उसको अपनी पाचन क्रिया के जो है पाचन क्रिया के द्वारा कुछ एंजाइम्स की मदद से, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से उस खाने को बारीकी में तोड़ते जाते हैं, और उसका लास्ट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है। तो ग्लूकोज हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो फ्रूट्स है, फल हैं जिनमें हमारे ग्लूकोज मिलता है, शहद है, कॉर्न सिरप है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, अगर कोई बीमार आदमी है, उसको बहुत ही कमी होती है, उसको ताकत की जरूरत है, तो हम उसको फलों के उस पे ज्यादा डालते हैं। रोगी को हम कहते हैं ना कि फल खूब खाओ, जूस बोलते हैं, पर हम फल के ऊपर कहेंगे क्योंकि उसको रफेज भी मिलेगा। जूस में हमारे पास रफेज नहीं रहता है, और रफेज का आपको पता है इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है ना। फिर हमारे मोनोसेक्राइड की एक फॉर्म होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फ्रूट वाला ही होता है, ये भी फ्रूट से ही जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फ्रक्टोज होता है, और शहद में भी होता है। फिर एक फॉर्म होती है गैलेक्टोज, जो कि दूध से मिलती है, ठीक है, बच्चों को दिया जाता है, बच्चे भी इजीली उसको पचा लेते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो दूध पर ही रहते हैं। अब डबल चेन वाला जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जो है ये हमारे, इसमें दो मोनोसेक्राइड मिलके डाइसैकेराइड को बताते हैं। ये पहले वाली से थोड़ी सी जटिल हो जाती है, इसको पचाने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। पहले वाला बहुत इजीली सरलता से हमारे भोजन नली में जाता है, तो उसमें पाचन आराम से हो जाता है, उसको बहुत सोख लिया जाता है। लेकिन इसको हल्का सा तोड़ना पड़ता है, तोड़ने के लिए क्या जरूरत पड़ते हैं, एंजाइम्स, और ये हमारे आंतों में ही जाके इनका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जैसे कि हमारे कहाँ कहाँ से सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है ना। तो सुक्रोज कहाँ से आता है, जो कि हमारे केन शुगर। केन शुगर क्या होता है, गन्ना में। गन्ना, वेरी गुड, ईख, है ना। आजकल गन्ना ही कहते हैं, ई से ईख हम सब भूल चुके हैं। जो हमारे गन्ना है या ईख है, वहां से ये मिलता है। वही रस जो होता है बीट शुगर होती है, जो हमारे बीटरूट से हम उसमें भी वो मिलती है। लैक्टोज जो कि दूध से ही मिलता है, ठीक है ना। दूध और दूध से बनी हुई चीजों से, जैसे कि हमारे दही है, आइसक्रीम भी हम जमा लेते हैं, है ना, मट्ठा है, छाछ है, पनीर है, इन सब में भी हमारा ये मिलता है। फिर है माल्टोज, जो माल्ट जो प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं ये उनसे मिलता है, ठीक है ना। और उसके बाद है हमारा पॉलीसेक्राइड। ये हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कई सारे अब पॉलीटेक्राइड जो मोनोसेक्राइड जो होते हैं, एक दो से ज्यादा, ये मिलके बनाते हैं पॉलीसेक्राइड। तो इसका मतलब इनको पाचन के लिए हमें और ज्यादा अच्छा वो पाचन होना चाहिए, है ना। तो ये वाले जो चीजें मिलती हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको बाहर ही पकाने की जरूरत भी पड़ती है ना। बाकी सब चीजें तो आप कच्ची वो एक बार ही वो करोगे, पर इन चीजों को पहले ही बाहर जो है बड़ी जटिल होती है, तो हम अपने कुकिंग मेथड से उसको पकाते हैं। अब ये कहाँ कहाँ से आती है, जैसे कि हमारे हैं स्टार्च और डेक्स्ट्राइन, कहाँ से मिलती हैं, हमारे अनाज से। हम क्या गेहूं डायरेक्ट लेके चबा सकते हैं, नहीं चबा सकते। दूध को फिर भी हम दूध ले लेंगे, है ना। गन्ने को भी चूस लेते हैं, उसमें से रस उसका चूस लेते हैं। शहद ले लेंगे, है ना, जो भी ये चीजें तो हैं, फ्रूट्स ले लेंगे। लेकिन क्या हम कोई भी अनाज नहीं, अनाज को हम पहले जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको पकाने का वो करेंगे, उसके बाद वो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी देता है। तो वो फॉर्म होती है हमारी स्टार्च और डेक्स्ट्रिन की, जो कि हमारे लेग्यूम्स मतलब दालें, दाल और अनाज, ये हमारे को कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई भी करते हैं। फिर होता है ग्लाइकोजन। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है मीट से, जो एनिमल सोर्सेज होते हैं ये वहां से मिलता है। तो वो भी हमारे शरीर के अंदर
कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति को करते हैं। फिर सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है? ये हमारे पत्तेदार जो पत्ते सब्जियां होती हैं उनमें, या तो छिलका जो बेसिकली होता है, बीज जो होते हैं उनमें मिलता है, आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स में। हमारे जो सब्जियां होती हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है ना, और कौन कौन से हैं, जैसे मूली के पत्ते हैं, साग, सरसों, ये सब जो होती है ना, ये सब के अंदर इनको हम अच्छे से पकाना पड़ता है, तभी हमारे शरीर को होती है। हम अगर गाय की तरह हम ऐसे ये चबाना चाहें तो हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करेगी, इसको हमें पहले परिवर्तन करना पड़ता है। तो हम खाने के द्वारा इसको परिवर्तित करते हैं ताकि हम इसको अच्छे से बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक पैक्टिन होता है, पॉलीसेकेराइड, जो कि हमें फलों से मिलता है। तो ये नाना प्रकार के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सबसे सिंपल वाला होता है मोनोसेकेराइड। अब हम बात करते हैं वसा की। वसा जो है हमारे शरीर में, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये भी हमारी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से कम होती है। चेन सभी के इन्हीं तीनों से ही बनी हुई होती है, और ये भी हमारे शरीर के अंदर जो है फ्यूल का काम करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कर रहा था, एनर्जी देने का ये काम करते हैं। और ये हमारे ज्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो ये हमारे कम मात्रा में ही चाहिए होता है। अगर हमारा जो क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो था, कार्बोहाइड्रेट की हमारी 1 ग्राम में कितनी वो एनर्जी देता है? 4 कैलोरी। तो ये हमारे कितनी देगा? 9 कैलोरी। याद होगा अगर हमने पहले पढ़ा था, है ना। मैं वो ना इसमें, यस, कार्बोहाइड्रेट्स अगर 1 ग्राम आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, तो 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी दे देता है। ठीक है, तो ये हमारे को ज्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। याद आ गया आपको? मैंने स्लाइड दिखा दी है। तो ये बहुत ही, ये भी जरूरी होते हैं। और हम आहार में थोड़ा सा इनको थोड़ा सा कम ही लेते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है फिर वो जमना शुरू हो जाता है, और कई बारी फिर वो हमारे शरीर को नुकसानदायक भी, अधिक वसा भी देता है। तो हमें सिर्फ अपनी जो जितना बॉडी की नीड के हिसाब से ही हम इसको कंज्यूम करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? बटर, घी, जो भी हमारे तेल है, मक्खन है ना, दूध से बनी चीजों में भी हम मान के चलते हैं। हमारे जो एनिमल सोर्सेज जो होते हैं, जो कि मीट है, और ये हमारे नट्स में भी होते हैं। नट्स जो होते हैं, क्या होते हैं? हमारे ड्राई फ्रूट्स, जिनको हम कहते हैं कि हमारे इसमें मूंगफली भी हम कहेंगे, बादाम, काजू, किशमिश वगैरह, ये किशमिश, तो ये सब जो होते हैं हमारे अखरोट वगैरह, नट्स में भी हमारा ये प्रेजेंट होता है। तेल एक तरह से है ना, इन सब में हमारे ये पाया जाता है। तो फंक्शन जो हमारे इसका है मेनली, पहला है एनर्जी देता है, ये 9 किलो कैलोरी दे देता है 1 ग्राम में। और इसीलिए ये जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से ज्यादा एनर्जी का सोर्स है ये, तो रिचेस्ट सोर्स हमारा एनर्जी का ये माना जाता है। इसके अंदर हमारे कुछ फैट्स भी सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जो हमारे विटामिन्स होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, हमारे विटामिन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो इन्हीं के साथ ही अच्छा काम करते हैं। इनकी फैट की एब्सेंस में वो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये मदद करता है हमारे कुछ विटामिन को हमारी बॉडी के अंदर वो यूटिलाइज हो चुके, इनकी मदद में वो जो हमारे विटामिन होते हैं काम नहीं करेंगे, बिकॉज दोज आर द फैट सॉल्युबल, जो कि वसा में घुलनशील हमारे विटामिन होते हैं। उनके नाम याद कर लीजिए, कई बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि फैट बी सी को छोड़ के मैम, बी और सी को छोड़ के मैम। हाँ, दोनों ही, आप कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि पानी में घुलनशील वाले कौन से हैं और वसा में घुलनशील वाले कौन से हैं। ठीक है ना, ADE के वसा वाले हैं, BNC पानी वाले हैं। ठीक है ना। अब इनका और क्या काम है हमारे शरीर के अंदर? ये ऊष्मा भी देते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं। जब हमारे शरीर को गर्मी की जरूरत होती है,
या एनर्जी तो देते ही हैं, तो हमारे ये इंसुलेशन का काम करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊष्मा भी हमारे बॉडी के अंदर हीट भी देते हैं। तो ज्यादा दुबले पतले होंगे ना, उनको इतना वो नहीं लगेगा। जो थोड़ा सा हेल्दी पर्सन होगा तो देखना उसके उतनी लगेगी, क्योंकि उसके अंदर फैट की जो लेयर होती है उसको बॉडी को हीट भी प्रोवाइड देती रहती है, तो उससे इंसुलेशन का काम करता है। और साथ ही साथ फिर क्या होगा, प्रोटेक्शन का भी ऑब्वियसली काम करेंगे। कोई भी उसको झटका नहीं लगेगा, चोट नहीं लगेगी, तो प्रोटेक्शन का भी काम होता ही है। हमारे खाने को ये और बेहतर तरीके से जो है स्वाद बढ़ा देते हैं। पैलेटेबिलिटी जो होती है, जो उसका जो मोहक स्वाद है, अगर हम तेल के साथ खाना कोई भी पकाते हैं तो आप देखो कि उसका स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन मात्रा का हिसाब रखना ही होता है ऑब्वियसली। और लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर जो है पचने में समय लेते हैं, ये ज्यादा समय लेते हैं शरीर में पचने में, तो इसलिए इनको ग्रहण करने के बाद हमें काफी समय तक भूख नहीं लगती। हम इजीली जो हमारा जो पेट है भरा भरा सा हमें लगता है। सो सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा ही खा के, जैसे होगा ना आप रोटी खा लोगे कई बार सिंपल तो इतना नहीं लगेगा, लेकिन किसी दिन पूड़ी पराठे खाओगे, 2 पराठे भी, अरे यार बहुत पेट भर गया, आज तो बहुत ज्यादा खा लिया, क्योंकि ये फुलनेस वाली जो है ये हमें फीलिंग दे देते हैं। आते कहाँ से हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं? पहले तो है वेजिटेबल सोर्सेस, जो कि हम वनस्पतियों से हम ग्रहण करते हैं, और हम एनिमल सोर्सेस होते हैं जो कि हमें जंतुओं से मिलते हैं। तो वेजिटेबल सोर्सेस क्या होते हैं? हमारे नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। जैसे कि हमारे बीज होते हैं ना, आप लोग रसोई में क्या यूज करते हो खाना बनाने के लिए? तेल वगैरह यूज करते हो? जी मैम। क्या क्या करते हो? घी, करते हैं मैम। तेल, घी, कहाँ से आता है, वही तो पूछो, कौन सा यूज करते हो? मूंगफली, सरसों, देसी घी हो गया, मूंगफली का बटर हो तेल गया, कहाँ से आया? मूंगफली से आया। और कौन से यूज करते हैं? सरसों, घी आ गया, सरसों सरसों, कोकोनट का ऑयल, तेल। मस्टर्ड सरसों सीड्स। का तेल भी सरसों का क्या तेल, है? वेजिटेबल है। मूंगफली जी का तेल करते हैं, नारियल का तेल करते हैं, जी। और बताएंगे कोई? घी, तिल, देसी घी होता है तो एनिमल फैट हो सनफ्लावर गया, होता है, अभी हम वेजिटेबल सनफ्लावर, सोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, एनिमल तिल, सोर्सेस पे बताओ, वो सनफ्लावर, वेजिटेबल बताओ। तिल मैम, तिल का, वेरी गुड, तिल तिल का, का। अलसी, अलसी, अलसी का भी होता है। बादाम का, बादाम बादाम का तेल, तेल, भूल रहे हो सारे, कितना अच्छा है? महंगा तो हाँ पड़ता है, लेकिन उसके कितने फायदे हैं, ठीक है। हाँ ऐसे ही जो हमारे होते हैं क्या कहते हैं, एनिमल सोर्सेज जो होते हैं, वो क्या होते हैं? जो दूध से, है ना, हमारे जो सोर्सेज होती है, हमारे फैट दूध से भी हमें मिलता है, क्योंकि दूध के ऊपर आपने देखा होगा मलाई जमती है। जी मलाई क्या है? वो भी तो फैट का ही सोर्स है, उसी से ही तो हम निकालते हैं मक्खन। मक्खन से फिर क्या निकलता है? घी, है ना। तो मिल्क हमारा है, जिससे कि पनीर भी होता है हमारा। और उसके बाद हमारा एग, एग का जो क्या होता है, कौन सा पार्ट एग का हम उसमें बहुत हाई रिचेस्ट होता है? एग योक, जो उसका पीला पार्ट होता है, ठीक है ना। फिर फिश में भी होते हैं हमारे, फिश कॉड लिवर ऑयल, अगर आपने कभी सुना हो, आप उसके कैप्सूल्स खाते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे और क्या होता है जो फैट का है? मैम, मीट होता है जनरली। मीट से भी हम, जो हमारे मांस होते हैं वहां से भी हमें मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारे फैट के सोर्सेज हैं जो कि हमें मैम एक क्वेश्चन था हाँ। जैसे वेजिटेबल ऑयल्स में पाम ऑयल यूज करते हैं नमकीन्स बनाने में बाहर, तो उसे खराब क्यों कहा जाता है? क्या रीजन है उसके पीछे? एक्चुअली ना इनको बनाने का ना तरीका होता है। आजकल हम जो कहते हैं ना रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल को क्या है कि जब उसको बनाने के तरीके में ना उसको और रिफाइंड कर दिया जाता है, जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। या फिर वो तेल जो होता है जो बार बार गर्म किया जाता है। तो ये जो तेल जो हम निकालते हैं, जो नेचुरली तेल आ रहा है, आप उसको ग्रहण करोगे, लेकिन जब बनाने में उनका, आजकल हम सस्ता सुंदर टिकाऊ का जमाना है, तो उसके अंदर कुछ इस तरह के जो प्रोडक्ट्स डाल के उसको और बना दिया जाता है कि जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, रिफाइंड ऑयल स्पेशली। तो रिफाइंड ऑयल्स को इसीलिए हम मना करते हैं कि वो ठीक नहीं होते, उसमें इस तरह से कुछ मिलावटें कर दी जाती हैं कि जो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं।
इसलिए मना करे जाते हैं कि उनका जो बनाने का जो होता है वो एडल्ट्रेशन वाली बात आ जाती है उसमें। वहां एडल्ट्रेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका बनाने का होता है। तो नहीं, हम अपने नेचुरल सोर्सेज में सरसों के तेल को ज्यादा हम अपने घरों में जैसे यूज करते हैं, लेकिन महंगा आता है। अब जो बाजार में आप जाओगे पकोड़े खाने आपको, तो वो तो इतना महंगा सरसों का तेल यूज नहीं करेगा। सरसों के तेल में झल भी आती है, वो फिर क्या सोर्सेज यूज करेंगे, तो सस्ता पड़ता है वो उसको ही यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? तो अब आगे चलो। लेकिन अब इस वसा ओके से मैम। कम या ज्यादा होने से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कम होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी की कमी रहेगी, हमारा वजन कम हो सकता है, थकान रहेगी। जब एनर्जी नहीं मिलेगी हम अपने कार्य को क्षमता नहीं करेंगे, और इसकी कमी की वजह से विटामिन भी अच्छे से जो है सोक हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है ना? तो ए डी ई के, ये जो विटामिन की कमी की वजह से जो बीमारी होगी वो हमें होने के चांसेस हो जाएंगे। ज्यादा होगा तो क्या होगा, वजन बढ़ेगा, जमना शुरू हो जाएगा, फिर हमें अनेक प्रकार के रोग देना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ फैट, बड़ी ही स्लाइड, पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड सुना होगा आपने ना, तो मैम वो थोड़ा वाले सा ही जूम यहाँ कर पर। दीजिए प्लीज। हाँ, ये बहुत छोटी स्लाइड है एक्चुअली। जी It's a very small. I also not able to see. तो ऐसे बड़ा नहीं इसको कर पाऊंगी मैं, क्योंकि इससे ज्यादा ये नहीं होगा। तो यही जैसे हमने अभी आप इसमें समझेंगे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट में भी जैसे चेन्स का था, इसी में ही एक तरह से आप मान के चलिए, वैसा ही इसमें हमारा भी चेन्स का जो फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा शरीर उसको इजीली एब्जॉर्ब करने में और उसकी चेन्स को तोड़ने में जो है हमारा जो है काम करता है। तो ये फैट का ही है बहुत। इट्स अ वेरी, और सोर्सेज हम पढ़ चुके हैं, इसको मैं आगे ही करती हूँ ना, मैं इसको बढ़ा नहीं पा रही हूँ। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैट की। अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, यहाँ पर उसी के चीज में ही दिया हुआ है। अब देखो ना, पॉलीसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड है ना, ये सब उसी के बारे में ही है। यहाँ पे देख लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट जो होता है बेसिकली, ये क्या होता है, ये लिक्विड ही रहता है रूम टेम्परेचर पे, ये जमता नहीं है। ठीक है? ये अगर जो जैसे आपने देखा होगा कुछ जो चीजें होती है ना, वो सामान्य जो हमारा जो टेम्परेचर है वहां पे जमनी शुरू हो जाती है, तो ये वाला जो है ये जमेगा नहीं, और ये ज्यादा फायदेमंद देगा। ठीक है ना? ऐसा मतलब लेमैन को समझा देते, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है कि जो बाहर जम रहा है ना वो हमारे शरीर के अंदर जाके जमना शुरू हो जाएगा, हम ऐसा समझा देते, परंतु खैर ऐसा नहीं होता है। वो उनका सबका अपना एक एब्जॉर्प्शन की बात हो जाती है। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, लिक्विड ही रहते हैं। ये ज्यादा हमें को बेनिफिट देते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेटर करते हैं, जमने नहीं देते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो भी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, हमारे हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डालते, वो अच्छे से काम करता है। ये एक तरह से हमारे लिए गुड फैट में आता है जो अनसैचुरेटेड होता है ना। तो यहाँ पर हमें इसको बताया कि गुड अनसैचुरेटेड फैट, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि ये मोनोसैचुरेटेड होते हैं, इसमें जो चेन होती है ना सिंपल वाली होती है। तो ये कहाँ से मिलते हैं हमें, हमें ऑलिव ऑयल में मिलेगा, पीनट ऑयल में मिलेगा, कैनेला ऑयल में मिलेगा। एवोकाडोस एक तरह का फ्रूट होता है कि जो कि बाहर विदेशों में होता है, वैसे आपने देखा होगा, बड़ा अंदर से इसकी गुठली बड़ी हार्ड होती है, ऊपरी भी थोड़ा सा होता है, बीच का जो गूदा हरा सा होता है बड़ा सॉफ्ट होता है। तो बाहर के विदेशी इसको बहुत ही कंज्यूम करते हैं। खैर उनका खान पान हमारे देश से बहुत ही अलग है, उनको ऐसी चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और हमारे कहाँ पर ये मिलता है, हमारे नट्स में मिलता है। तो आप ये मत सोचो कि नट्स हमेशा जो होते हैं ये अच्छा वाला हमारा फैट देते हैं, जैसे कि बादाम, हेजल नट्स एक तरह के होते हैं, पीकेन्स जो होते हैं, और कुछ बीजों में भी होता है। कौन से बीज होते हैं, हमारे तिल का बीज में होता है और कद्दू के बीज में, है ना। सूरजमुखी का बीज भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आप हम लोग मगज जो हम अपने ड्राई फ्रूट्स में इंक्लूड करते हैं, जो बनाते हैं लड्डू वगैरह, सर्दियों में पंजीरी बनाते हैं, दे नो वेरी वेल। तो कद्दू के बीज भी बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। 7 बीज जो हम डाल के ना अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, अलसी के, चिया के, पम्पकिन के,
खरबूजे के, तरबूज के। तो ये इस तरह से ये वाले इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैट होता है, ओमेगा प्रेजेंट होता है, जो कि हमें, और पॉली अनसैचुरेटेड भी होते हैं, ये भी हमारे लिए जो होते हैं गुड में ही आते हैं। ये वाले तो ज्यादा अच्छे हैं, इनकी चेन बहुत इजीली वाली होती है, कॉम्प्लेक्स चेन वाले पॉली अनसैचुरेटेड में होते हैं इनको, लेकिन कई बार हम थोड़ा सा जो है जो ओमेगा 3 जो इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जो एक तरह से जो है बैड उसमें नहीं आने देता, जमने नहीं देता है, तो ये हमारे शरीर बना नहीं पाता है जो फैट है। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ओमेगा 3। जो ओमेगा 3 जो फैट होता है, ये हमारा एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, बहुत ही यूजफुल ये रहता है। तो ये कहाँ से मिलता है हमें? सनफ्लावर के से। तो हम जो सूरजमुखी का तेल भी यूज करते हैं, सूरजमुखी के कुछ लोग आपने देखा होगा कि बीज भी यूज करते हैं, जैसे मैं अभी बता रही थी, सनफ्लावर सीड्स भी आजकल मार्केट में आते हैं, उनको एज ए स्नैक्स की तरह यूज करते हैं, कॉर्न में, सोयाबीन में, फ्लैक्स सीड्स में। साथ ही साथ हमारे वॉलनट्स जो अखरोट है ना, फ्लैक्स सीड्स हो गए, अलसी के बीज हो गए, फिश में, कैनोला ऑयल में। कैनोला ऑयल में वैसे तो मोनो अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन इसमें पॉली अनसैचुरेटेड भी होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे वाले हैं। अब सैचुरेटेड फैट जो होता है, ये क्या होता है? ये जम जाता है रूम टेम्परेचर पे, और ये यूजुअली एनिमल सोर्सेज होते हैं इसके। कहाँ से मिलता है? बीफ। बीफ कहाँ से होता है? व्हाट इज बीफ? गाय का, गाय मांस गाय का से, या गाय से, हाँ। भैंस का, भैंस दोनों का। को हम बीफ की कैटेगरी में डालते हैं। पोर्क पिग का होता है। पोल्ट्री जो चिकन है, ये सब हमारे मतलब एग से रिलेटेड हम इसको पोल्ट्री बोलेंगे, चिकन वगैरह भी। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जो दूध वगैरह जो हम लेते हैं, ठीक है ना, दूध, घी, पनीर, मक्खन, इन सब में भी यही होता है, एग्स में भी होता है। कुछ जो ट्रॉपिकल ऑयल्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि कोकोनट और पाम, इसीलिए मना किया जाता है, अब आप समझ जाओ कि क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट है। अभी जो मुझसे पूछ रहे थे ना, कोकोनट और पाम, इसलिए इन यस जो मैम, होता है। यस मैम। लेकिन हर देश का टेम्परेचर, उसका मौसम, उसके खान पान का कल्चर, मैंने आपको पहले बोला, ये हम चीजों के खान पान पे बहुत असर करता है। अगर हम यहाँ पर अपने नॉर्थ इंडिया में सरसों के तेल में खाना बनाते हैं, आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा, वो कोकोनट ऑयल में ही खाना बनाएंगे। अगर वो सरसों के तेल में खाना बनाएंगे, उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। उनका क्योंकि मौसम के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से सबका थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। एंड बिकॉज दे आर टिपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर समटाइम्स कॉल्ड सॉलिड फैट्स। ठीक है। ये प्रॉब्लम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है ये बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमें हार्ट की रोग होने की चांसेस होती हैं। तो हमें अपने हार्ट के रोग को कम करने के लिए इनको नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा लेने चाहिए। तो सैचुरेटेड फैट के और कहाँ से? बीफ हो गया, लैम्ब हो गया, पोर्क हो गया, पोल्ट्री स्पेशली स्किन, है ना, बीफ फैट जो है, लार्ड एंड क्रीम जो हो गया, बटर होना चाहिए, चीज है। बाहर के लोग बहुत चीज 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 करते हैं, हम लोग इसको चीज की तरह हम क्या रिप्लेस करते हैं? हम क्या ले सकते हैं जो चीज वाला, जो हम ज्यादा कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं? तो बटर जो हम घर का बनाते हैं वैसा कुछ हो गया। वो भी ले सकते हैं। और मैम मलाई, घी भी ले सकते हैं हम। मलाई, पनीर, पनीर तो हाँ, सॉर्ट ऑफ पनीर, पनीर ही हो गया। घी भी ले सकते हैं उसके। नहीं, घी तो फिर मलाई, वो मलाई, हो गया। मलाई करते हैं लोग, कई मलाई मलाई भी हो बिल्कुल गया। थिक। हंकर्ड लो, हंकर्ड हंकर्ड। दही को छान लो, यू कैन Okay. यूज है, उसका बहुत अच्छा आता है, वो बहुत हेल्दी है। दही को ले लो, उसका जो है पानी निकाल के छलनी में या कपड़े में रख दोगे, तो उसको हम इसकी तरह ले सकते हैं। उसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि दूध का ही प्रोडक्ट है, पर इससे कम आएगा। जो बाहर के लोग जो होते हैं ना, हर चीज में चीज 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 स्लाइस, वो आप देखते हो ना पिज्जा में, वो सब इतना चीज। ठीक है। तो आइसक्रीम, कोकोनट, पाम ऑयल, पाम कैनोल ऑयल, ये सब जो बेक्ड और फ्राइड चीजें, इन सब में सैचुरेटेड फैट मिलता है, जो कि हमें दिक्कत करता है। तो ओके, अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे भी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, ये एनर्जी देने में भी मदद करता है। और दूसरा क्या मदद करता है इसका, क्या है इम्पोर्टेंट?
मसल्स बनाता है। मसल ग्रोथ ग्रोथ बॉडी एंड बिल्डिंग। ग्रोथ में ग्रोथ मदद करता है ना, हमने बात करी थी हमारे बॉडी की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी। अब हमारा जो प्रोटीन्स है बेसिकली बड़े ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जो हमारी जो चेन बनती है ना, वो किस किस से बनती है, वो हमारे यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होती है, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन भी होता है इनके उसमें। तो वो नाइट्रोजन की वजह से ये थोड़ा से कॉम्प्लेक्स उसमें होते हैं। इनकी जो सिंपलेस्ट जो, ये देखो ये लिखा होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन अनदर एलिमेंट कॉल्ड नाइट्रोजन। ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन की वजह से जो इसके बेसिक जो होते हैं, जो चेन्स जो बनाते हैं, वो होते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड चेन बनाते रहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही एसेंशियल चाहिए होते हैं। तो ये प्रोटीन हमारे 22 अमाइनो एसिड के उससे बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर। बहुत ही जरूरी एक एसेंशियल चीज है, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में जो है ये हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में कई जगह पे चाहिए होता है। हमारे सेल्स, हमारे आपने देखा होगा ना, सेल्स के अंदर कितना कई जगह पे प्रोटीन की, जब हमने बात करी थी, राइबोसोम्स बनाते हैं हमारे, कई ऐसे थे जिसके अंदर हमारा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हमारे अमाइनो एसिड्स की, देखो अमाइनो एसिड्स ये मिलके ऐसे ऐसे चेन्स बना देते हैं, अलग अलग तरह की होती है। तो 22 हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में चाहिए। और इनके ये देखिए, कुछ असेंशियल होते हैं और कुछ नॉन असेंशियल होते हैं। असेंशियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 असेंशियल हैं। और बाकी बचे कितने हो गए हमारे, कितने हो गए बताओ? 6 बजे 6 क्यों 15 है बचे? ना? 22 में से 9 निकल अच्छा गए। 22, सॉरी मैं 15 बोल, सॉरी 11 नहीं, जी 13, 1 क्या 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, ये हमारे नॉन 13 है एसेंशियल ना? में आते हैं। ठीक है, याद करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये हमारे जो है प्रोटीन बहुत हेल्प करते हैं बेसिकली हमारे बॉडी की बिल्डिंग में। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये हमारे हर जगह नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम अपनी डाइट को मिक्स डाइट बनाते हैं। ठीक है, तो सोर्सेज जो है हमारे वो क्या है, प्रोटीन कहाँ कहाँ चाहिए होते हैं वैसे, कौन बताएगा मुझे, कहाँ कहाँ हमारे शरीर में प्रोटीन किस चीज से ज्यादा जरूरत होती है? मैम बालों के मसल्स लिए, में, हॉर्मोन्स नो, में, मसल्स मेनली है ना, मसल्स के अंदर अगर वो ध्यान करेंगे तो हम हीमोग्लोबिन, हीम हीमोग्लोबिन, प्लस ग्लोबिन प्रोटीन होता है, वो भी एक तरह का। तो कई जगह पे हमारी उसकी जरूरत पड़ती है मसल्स के अंदर। मसल्स में जो जो हमारे, आपने देखा होगा जो जिम वगैरह जाते हैं ना, उनको प्रोटीन डाइट पे बोल देते हैं कि आपको ज्यादा बल्की आपको बनानी है, तो प्रोटीन की वजह से होता है। तो सोर्सेज क्या है हमारे इसमें, हमारे एनिमल सोर्सेज और प्रोटीन के हमारे वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं। तो एनिमल सोर्सेज इजीली मिलते हैं और वहां से हमारा जो प्रोटीन होता है इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है, मिल जाता है हमारे। जो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज ज्यादा अच्छे माने जाते हैं वैसे। तो क्या है, कहाँ से मिलेगा, मीट से मिलेगा, मछली से मिलेगा, एग से मिलेगा। एग का जो व्हाइट पार्ट होता है, योक में तो हमारा क्या था, फैट था, जो व्हाइट पार्ट होता है वो होगा मिल्क में होगा, दही होगा। ठीक है, और ब्लड में होता है जो एनिमल का, जो नॉनवेज वगैरह वो सब लेते हैं, तो ये सब होगा। तो एग है, और हमारे मतलब ये एनिमल सोर्सेज है, पोल्ट्री है, मिल्क है, ये सब चीजें जो होती है इसमें मिलेगा, दूध और दूध से बनी हुई चीजों में। वेजिटेबल सोर्सेज में कहाँ से मिलेगा हमें, वेजिटेबल में सबसे ज्यादा हम मान के चलते हैं कि दालों में होगा। ठीक है ना। तो दालों में जो है हमारा मुख्य रूप से कौन सी हमारी होती है, जो साबुत दालें होती हैं, अरहर दाल, जो साबुत दालें होती हैं। सोयाबीन में भी हम मान के चलते हैं कि बहुत है ना। नट्स में भी प्रोटीन होते हैं, जो भी हमारे बीज जो होते हैं। और ऑयल सीड्स कौन से होते हैं, जैसे पीनट, आलमंड, कैशू नट, जिनके अंदर तेल वाले जो होते हैं, ये हमारे रिच सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। ठीक है ना। और हमारे लेकिन कुछ जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं, जैसे चावल है और
गेहूं है, इनमें भी हमारा कुछ अमाउंट होता है प्रोटीन में। यहाँ पे कुछ इस तरह के अमाइनो एसिड्स बेसिकली होते हैं जो दूसरे के कॉम्बिनेशन में करके अच्छा काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में जो हमारा कॉम्बिनेशन है, हम खाली जो है दाल नहीं लेंगे, हम रोटी के साथ सब्जियां, रोटी दाल या दाल चावल लेंगे, ये कॉम्बिनेशन है, ये हमारे कंप्लीट फूड बनाते हैं। क्योंकि कुछ एसेंशियल जो हमारे होते हैं वो सभी उसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो हमें इसीलिए मिक्स जो है अपना कॉम्बिनेशन फूड बनाना पड़ता है। तो सबसे विश्व में भी सबसे अच्छा फूड जो बैलेंस फूड किसको कहा गया है, जिसमें हमारे हर तरह के प्रोटीन के जो मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, कौन सा है? खिचड़ी। खिचड़ी में क्या है? आपके चावल होते हैं, आपके जो दाल उसमें मिलाते हो तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, सब्जियां मिलाते हो तो वो आपका एक बहुत ही अच्छा होता है। हम जो मिस्सी रोटी बनाते हैं, मिक्सचर जो हम आटों का कर देते हैं, ठीक है ना, दाल चावल खा रहे हैं, तो वो हमारा कंप्लीट, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रोटीन है वो अच्छे से काम नहीं करते, और जो दाल के खाली प्रोटीन है वो दोनों को मिला दिया जाता है, तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू को एनहांस करता है। तो ज्यादातर जो हमारे इस तरह के हैं, बच्चों को भी आपने देखा होगा कि हम मिक्स फूड उनको ज्यादा देते हैं, है ना। खाली दाल या खाली रोटी खाते हो या खाली चावल खाते हो, नहीं, कॉम्बिनेशन फूड हमारे जो है न्यूट्रिशियस वैल्यू को बहुत बढ़ा लेता है। और अगर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा दही भी ले लेते हैं, है ना, कुछ इस तरह से हम कर देते हैं, तो वो हमारे, अब जैसे हम लेते हैं जो एक मिनट, कौन? अभी किचन है कल, आगे ओके, थैंक यू। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए, मेरे को टाइम भी नहीं पता। ओके, तो हमारा कॉम्बिनेशन जो फूड है, और उसके उस पे भी हमारा जो मिक्स जो रहता है, अब जैसे खीर है, दूध और चावल, है ना, खिचड़ी, दही भी हम उसमें करते हैं। ये कॉम्बिनेशन फूड्स हमें हर तरह के जो है हमारी डाइट को जो है बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी गिविंग फूड भी मिलते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी मिलते हैं, और हर तरह से। और जो प्रोटीन में हम इस तरह से कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो प्रोटीन की जो वैल्यू एनहांस हो जाती है, तो हमें ये सब मिलते हैं। तो प्रोटीन हमारे बेसिकली उसका क्या फंक्शन है? हमारी बॉडी बिल्डिंग में, ग्रोथ में, हमारी प्रोटेक्शन भी करता है, हमारी अगर जो रिपेयरिंग में ये बेसिकली हमारी मदद करता है, ठीक है ना। तो ये सारे कार्य जो है हमारे प्रोटीन के होते हैं। कैरियर का भी काम करता है, जैसे अभी बताया कि हमारे हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो ग्लोबिन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, तो वो आयरन उसके साथ, अगर ग्लोबिन के साथ उसी प्रोटीन के साथ मिलके तो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ के आता है। तो कैरियर का काम करते हैं, उसको पकड़ने में मदद करते हैं, हमारे बॉडी के जो है हेल्प करता है। एनर्जी गिविंग तो है ही, हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ज्यादा या कम होने से भी हमें प्रॉब्लम होती है। अगर कम होगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसका जो है बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि ग्रोथ के लिए तो है ये जरूरी। वो बच्चा कैसा होगा? क्वाशरकर एक डिजीज होता है, उसमें जैसे बुढ़ा सा, मुंह में झुर्रियां सी पड़ी हुई होगी, या वो बहुत मोटा होगा, पेट बड़ा मोटा सा लगेगा, उसके बाल, हेयर ब्रिटल टाइप के होंगे, और वो बच्चे इन्फेक्शन को ज्यादा कैच करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की जो है डिफेंसिव मैकेनिज्म इतना अच्छा काम नहीं करेगा। और अगर उनकी माँ भी कमजोर होती है तो कई बारी बच्चे पेट में ही जो होते हैं, जब बाहर इस संसार में आते हैं तो वो अपंग या कुछ उनको प्रॉब्लम के साथ होते हैं। उन माओ को फिर अगर डेफिशिएंसी रहती है तो दूध नहीं, तो बच्चे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको जो है होती हैं। और पानी के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। पानी बहुत ही जरूरी है, हमारे बॉडी का सारा प्रोसेस जो है किससे होता है? हमारे पानी से ही होता है। हमारे शरीर में जो है ऑलमोस्ट 65% जो है वाटर ही है, और हमारे शरीर का कितना प्रतिशत अगर हम अपने वजन को करेंगे तो जो है हमारे इसमें नहीं है,
वेट 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 60% तो हम कहते हैं, 75% बच्चे में हमारा जो है इतना वेट हो, इतना पानी की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो हमारे जो है, हम खाने के बिना हम कितने दिन तक रह सकते हैं, कोई कई दिन बताएंगे? रह सकते हैं, हाँ, हम कई दिन रह सकते हैं, कितने दिन? 5 डेज दो नियरली। 2-3 कई दिन जगह पे तो एक महीने का व्रत भी करवाते हैं, तो इतना तो हो ही जाता है, 100 दिन नियरली आप 1 वीक बिना खाने, एटलीस्ट। 100 दिन आप बिना खाने के रह सकते हो, परंतु पानी के बिना आप 4 से 5 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। जी। तो पानी तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो पानी एक्चुअली हमारे शरीर में सभी जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के लिए जो है, हमारा मेटाबॉलिज्म मैंने बताया, वो सब वर्किंग उसी जैसे होती है, वेस्ट बाहर उसी से निकल रहा है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग उसी से ही हो रही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन होना है, या जो डिफ्यूजन भी हो रहा है, सब कुछ काम इसी की वजह से है। लुब्रिकेशन तो चाहिए चाहिए, नहीं तो ड्राई ड्राई सब कुछ हो जाएगा। जो आंतों में भी चाहिए, एब्जॉर्प्शन भी इसी हिसाब से होगी, पेट के अंदर भी, सब जगह पानी चाहिए ही चाहिए। तो पानी ऑब्वियसली कहाँ से मिलता है, जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं, हमें अपने पानी को बहुत अच्छे से ध्यान से करना चाहिए। सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। लिक्विड फॉर्म में हम जो पानी, जैसे हम चाय कॉफी वगैरह जूसेस वगैरह से भी ले सकते हैं। और हमारे जो सॉलिड फूड से भी हमें जो कुछ मिलता है, जैसे कि खीरा है, तरबूज है ना। तरबूज जैसे हम 90% तो वाटर ही वाटर होता है। जो पानी वाली जो सब्जियां होती हैं, हमारे कुछ बाकी सब्जियों में भी पानी की मात्रा होती है। तो हमें हमेशा पानी का ध्यान रखना चाहिए। अगर पानी दूषित पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और लगभग हमें दिन में 2 से 3 लीटर तक पानी पी लेना चाहिए, और हमारी, ताकि बॉडी की फंक्शनिंग जो है अच्छे से हुई, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे ब्लड का, हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में वेरी वेरी नेसेसरी। ज्यादा पिएंगे, अगर बहुत ज्यादा ही आप लोगे, तो आपके शरीर के अंदर सूजन आ सकती है, जो कि दिक्कत है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम लेंगे कल, जिसमें कि हम विटामिन और मिनरल्स की बात करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।